गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हम आपको आगे का लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें हम किलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न कुंडली धारामापी एसी का मेनली यूज किया जाता है लैब में। जो हम लोग लैब में गैल्वेनोमीटर की सहायता से, मतलब हम लोग अमीटर यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं, वो एक्चुअल में यही होता है। तो इसी को हम लोग, पहले गैल्वेनोमीटर रहता है, मतलब धारामापी रहता है, उसको हम लोग अमीटर बना लेते हैं और वोल्ट मीटर बना लेते हैं। तो उसी को अमीटर कैसे बनाएंगे, वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, तो ये हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो सीख पाएंगे। तो खैर, अभी हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किलकित कुंडली धारामापी। तो इसकी जो क्रियाविधि है, बनावट है, वो लगभग जो पिछली को हमने धारामापी पढ़ा था एकदम वैसा ही है। तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा इसका डिस्कशन डिटेल में नहीं करने वाले हैं। तो इसका हल्का सा आपको चित्र बना के दिखा देते हैं कि इसको कैसे समझ सकते हैं आप। तो देखिएगा, जैसे निलंबित कुंडली धारामापी में आपने पढ़ा था, ये नर लोहे का क्रोड लेते हैं, तो एकदम वैसा ही है निलंबित कुंडली धारामापी जैसा ही किलकित कुंडली धारामापी। तो इसको देखिएगा मेन कैसे है कि एक नर लोहे की क्रोड लेते हैं जिस पर विद्युत रोधी तांबे के तार समान रूप से लपेट दिए जाते हैं। इसे त्रिज्य चुंबकीय खंड या अवतल चुंबकीय खंड के मध्य रखा जाता है। तो त्रिज्य चुंबकीय खंड या अवतल चुंबकीय खंड के मध्य आप इसे रखेंगे। अब इसमें जो यहाँ पे आप वो लगाते थे फॉस्फर ब्रांच, उसकी जगह पे यहाँ पे स्प्रिंग लगा दीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये ऊपर स्प्रिंग रहेगा। तो यहां से एक आप सुई ले लेंगे और यहां पे एक मीटर पैमाना लगा होगा। इसको चूल की सहायता से निलंबित किया जाएगा। तो यहां पे एक मीटर स्केल लगा होगा। एक्चुअल में ये धारामापी है, तो धारामापी में 0 एकदम बीच में होता है। स्केल के अंदर लिख देते हैं 10, 20, 30, ऐसे ही 10, 20, 30। ये एक्चुअल में छोटे छोटे खानों में विभाजित होता है, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। ऐसे करके तो यहां पे फिर से वही 2 टर्मिनल होते हैं। तो एक टर्मिनल एक्चुअल में इस बार जो होता है उसको यहां से एक टर्मिनल को ऊपर ले लेते हैं यहां पे। तो यहां पे एक T1 टर्मिनल लगा देते हैं और यहां से एक टर्मिनल T2 लेते हैं। तो वो इसमें कोई खास बात नहीं है, मतलब टर्मिनल को एक ऊपर से एक नीचे से। अब इसको अमीटर बनाने के लिए टर्मिनल को अलग तरीके से जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए इस टर्मिनल को अलग तरीके से जोड़ते हैं। तो वो अमीटर और वोल्ट मीटर के सचित्र वर्णन में है, उसे भी आप आरबीएससी की बुक से कर लीजिएगा। उसमें भी बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, डायग्राम आप इसका सीख सकते हैं कि कैसे अमीटर और वोल्ट मीटर इसको बनाया जाता है। तो आप उसको जरूर वो आरबीएससी की जो बुक है उससे देखें। एनसीईआरटी में इतना ज्यादा है नहीं सिलेबस, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग, जैसे सिलेबस में भी कटौती हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है। अब कुल मिला के इसमें बनावट में एक ही एक्स्ट्रा बात है कि इसमें मीटर स्केल लगी होती है, जिस पर एक ये होती है एल्यूमिनियम की सुई विक्षेपित होने के लिए होती है, जिसकी सहायता से वो धारामापी का मान बताती है। धारामापी में धारा के मान का निर्धारण करती है यही सुई। तो ये इसकी बनावट हो गई बेटा। अब इसके बाद इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका सिद्धांत देख लीजिए। सिद्धांत भी वही सेम है।
इक्वल्स NIAB के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब टॉ समानुपाती आई हो जाएगा, मतलब डिट्टो सेम है, मतलब कुछ इसमें खास बात नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा इसका डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। बनावट में आप देख रहे हैं, एक ही एक्स्ट्रा बात है कि इसमें ये अलग से इसके बारे में आप बता देंगे कि इसमें एक मीटर स्केल लगी होती है जिसकी सहायता से धारा के मान ज्ञात किया जाता है, और जिसको मापन करने के लिए एक सुई लगी होती है जो एल्यूमिनियम की बनी होती है। अब ये बनावट हो गई। अब इसका क्रिया विधि देख लीजिए। क्रिया विधि भी वही है, टॉ समानुपाती, टॉ बराबर NIAB और टॉ बराबर -C का परिमाण ले लेंगे तो इन दोनों को बराबर कर देंगे तो एकदम सेम जैसा आ जाएगा, मतलब उस कैलकुलेशन में भी कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब है हम उसी सेम डेरिवेशन को 2 बार डिस्कस नहीं करेंगे, सेम टॉपिक को। आप ये समझ लीजिए कि बस खाली डायग्राम में इतना सा पोर्शन में चेंज आया है, तो बाकी इससे आप कैसे अमीटर बनाएंगे, कैसे वोल्ट मीटर बनाएंगे, ये भी आप आरबीएससी की बुक से पढ़े अगर आरबीएससी के स्टूडेंट हैं। और अगर आप आरबीएससी के स्टूडेंट नहीं है, किसी अदर बोर्ड के हैं, तो आपको वो टॉपिक पढ़ने की वैसे भी जरूरत नहीं है। तो इसके बाद देखिएगा, हम लोग अब आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा। तो इसको आप देख लीजिएगा, अगर आपको किसी टाइप का फिर भी डाउट आता है तो आप अगर हमको मैसेज करते हैं उस पे यूट्यूब पे, तो हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि नहीं सर डिटेल एनालिसिस चाहिए, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं डिटेल एनालिसिस चाहिए तो हम इसका डिटेल एनालिसिस का एक नया वीडियो बना देंगे अलग से, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा आरबीएससी की बुक से, बस उसका डायग्राम देख लीजिएगा कि अमीटर वोल्ट मीटर कैसे बनाया है, कोई खास बात नहीं है। खैर, अब हम लोग इसी के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए 2-3 टर्म्स पढ़ेंगे, धारा सुग्राहिता, विभव सुग्राहिता और दक्षतांक। तो उसमें हम पहले पढ़ने जा रहे हैं धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता को इंग्लिश में कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं I फॉर करंट और सेंसिटिविटी SI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है phi/I। अब इसी से डेफिनेशन आ जाएगी, किसी वैद्युत परिपथ में धारामापी में एकांक धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप को, किसी भी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। ओके, एक बार फिर से बोल दीजिएगा, एकांक धारा प्रवाहित करने पर, किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक करने पर उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई इक्वल्स, फाई रहने दीजिए, आई इक्वल्स के फाई आपने पढ़ा था, और के की जगह पे आप C/ban फाई लिख सकते हैं। के प्लेस पे आप लिख सकते हैं, फाई से फाई आप चाहें तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/C/ban फाई। ये I इक्वल्स C/ban फाई डायरेक्ट लिख सकते हैं, या I इक्वल्स के फाई। तो के की वैल्यू थी बेटा C/ban, तो ये हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ban/C। ये बैन का मतलब बी चुंबकीय क्षेत्र, ए एरिया और एन नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा। याद करने का ये फायदा है, तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं बैन, और ऐसा कोई होता नहीं है। तो इसका मात्रक हो गया रेडियन और धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, तो इसका करंट सेंसिटिविटी का मात्रक हो गया रेडियन पर सेकेंड। तो धारा सुग्राहिता हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विभव सुग्राहिता। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज phi/B। तो
किसी चालक के सिरे पर एकांक विभव उत्पन्न करने पर होने वाले विक्षेप को, चालक में या धारामापी में एकांक विभव उत्पन्न करने पर, एकांक विभव लगाने पर उत्पन्न विक्षेप या एकांक विभव के कारण उत्पन्न विक्षेप, फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी धारामापी में एकांक विभव के कारण उत्पन्न विक्षेप को विभव सुग्राहिता कहते हैं। ओके, तो फिर से वही फाई रहने दीजिए, V इक्वल्स आई आर आप लिख सकते हैं, तो फाई रहने दीजिए, I इक्वल्स के फाई, तो K को लिख सकते हैं C अपॉन बैन, तो C अपॉन बैन फाई, और R तो है ही बेटा, ये I के प्लेस पे लिख दिया, तो फाई से फाई कैंसिल आउट हो गया, ये सेंसिटिविटी इन वोल्टेज आ गया, BAN बैन अपॉन CR, बैन अपॉन CR से याद करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फाई का मात्रक हो गया रेडियन और पर विभव का मात्रक हो गया वोल्ट, तो रेडियन पर वोल्ट इसका मात्रक हो गया। ये हो गया बेटा विभव सुग्राहिता। अब एक मिनट देख लीजिएगा, अगर आपने ये दोनों सीख लिया है तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या धारा सुग्राहिता बढ़ाने पर हर बार विभव सुग्राहिता का बढ़ना आवश्यक है? क्वेश्चन क्या है बेटा, धारा सुग्राहिता को अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या विभव सुग्राहिता भी बढ़ जाएगी? तो एक बार आप इसको वीडियो पॉज करिए, सोचिए, आंसर बताइए। तो आई होप कि आपने सोच लिया होगा जो भी सोचना होगा। देखिए, देखने से ये दोनों फॉर्मूले पहले अगल बगल लिखते हैं बेटा, अगल बगल ठीक है, इतना तो चल जाएगा। अच्छा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही एरिया बढ़ाया तो एरिया बढ़ाने से दोनों बढ़ेगा। अब देखिए, C चेंज करेंगे तो C अगर दोनों का घटाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों बढ़ जाएगी। मतलब ये व्युत्क्रम का संबंध है, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब दो एक बढ़ा रहे हैं तो दोनों बढ़ रहा है। लेकिन अब हम आपको आते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को 2 टाइम्स कर देते हैं, n को हमने कर दिया 2n करंट सेंसिटिविटी में बेटा, तो अगर n2n करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जो फेरों की संख्या है, पहले अगर 10 फेरे थे तो 20 कर दिया, तो 20 फेरे करने में बेटा लंबाई भी दोगुनी हो जाएगी, तो जो लंबाई होगी तार की वो 2l हो जाएगी। मान लीजिए ये n डैश हो तो l डैश भी कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, क्योंकि दोगुना तार लगेगा अगर आपने फेरों की संख्या डबल कर दी है। और आप जानते हैं कि प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, लंबाई के, तो अगर लंबाई दोगुनी हो गई है तो r डैश भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2r। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिया, तो इसमें देखिए इसको n डैश को 2n कर दिया, तो ये करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ा देगा। इधर समझिएगा, यदि n डैश को हमने 2n कर दिया तो देखिए करंट सेंसिटिविटी के लिए देखिए SI BA इंटू 2n अपॉन C, तो अगर ये दोगुना हो गया तो करंट सेंसिटिविटी SI बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन है क्या ये भी बढ़ जाएगा, तो इसको देखिएगा। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स 2 टाइम्स कर दिए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी देखिए BA और N हो गया 2n, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो R है वो भी 2R हो जाएगा बेटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया BAN अपॉन CR। तो ये करंट, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी तो इंक्रीज ही नहीं हुई, चेंज ही नहीं हुई, वोल्टेज सेंसिटिविटी तो उतनी की उतनी ही रह गई। इसका मतलब अगर हम धारा सुग्राहिता बढ़ाते हैं तो हर बार विभव सुग्राहिता बढ़े ये आवश्यक नहीं है। हाँ, अधिकतर केसेस में बढ़ जाएगा, ये सच बात है, लेकिन ये हर बार बढ़ेगा ये आवश्यक नहीं है। तो ये इसका था आपका एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर रिलेटेड। अब एक धारा सुग्राहिता ही जैसा है धारा मापी का दक्षतांक।
क्या टॉपिक है बेटा? धारा मापी का दक्षतांक, इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसको अगर हम x से प्रदर्शित कर रहे हैं तो जो x होता है वो करंट सेंसिटिविटी का व्युत्क्रम होता है। तो ऐसे कह सकते हैं धारा सुग्राहिता के व्युत्क्रम को धारा मापी का दक्षतांक कहते हैं। फिर से, करंट सेंसिटिविटी क्या, इसको हम क्या कहेंगे? धारा सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता के व्युत्क्रम को धारा मापी का दक्षतांक कहते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसआई को क्या लिख सकते हो? फाई अपॉन आई। तो इसकी जगह पे लिखा अपन ने फाई अपॉन आई, तो ये आई पलट के ऊपर चला जाएगा, आई अपॉन फाई। तो यहां पे परिभाषा होती थी, देखना बेटा परिभाषा में बहुत अंतर है। एकांक धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। यहां पे क्या है? यहां एकांक धारा थी, उसके कारण विक्षेप था। यहां एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को, फिर से सोचिएगा बेटा, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो। यहां पे फाई नीचे है ना, ये क्या है? विक्षेप। तो एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को धारा मापी का दक्षतांक कहते हैं। फिर से, एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को धारा मापी का दक्षतांक कहते हैं। यहां एकांक धारा के लिए विक्षेप, आवश्यक विक्षेप या एकांक धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की सुग्राहिता कहते थे, वो सॉरी धारा की सुग्राहिता। और यहां एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को धारा मापी का दक्षतांक कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर है बेटा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, I इक्वल्स के फाई, और के का वैल्यू होता है सी अपॉन वैन, फाई अपॉन फाई। तो फाई से फाई कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया सी अपॉन वैन, और यही तो के होता है ना। तो जो धारा मापी का दक्षतांक है वो नियतांक के भी बराबर होता है। तो ये हो गया धारा मापी का दक्षतांक बेटा। ओके, अब हम लोग इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं। एक बार इसे वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, सारा कुछ आपको इस पे क्लियर दिख रहा होगा। अब हम लोग इसके आगे मूव कर रहे हैं। अमीटर और वोल्ट मीटर कैसे निर्माण करते हैं वो सीखने जा रहे हैं। बेटा देखिएगा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमीटर। ये एक्चुअल में एम्पियर मीटर था, तो इसी को शॉर्टकट में ये गायब कर दिया गया है। इसको अगर हटा दिया जाए तो ये अमीटर बन गया है। तो वो अमीटर कुल मिला के एम्पियर मीटर को हम लोग शॉर्टकट में अमीटर कहते हैं। जो एम्पियर मीटर, जो एम्पियर का मेजरमेंट करे, मींस करंट का मेजरमेंट करे, तो ऐसा उपकरण जो किसी भी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा का मापन करता है अमीटर कहलाता है। वह उपकरण जो किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा का मापन, वैद्युत धारा का मापन करता है अमीटर कहलाता है। इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध अल्प होता है। इसका प्रतिरोध अल्प होता है। प्रतिरोध के अल्प होने के कारण इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। और आदर्श अगर अमीटर है, अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए बेटा? अल्प होना चाहिए। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ये संभव नहीं है लगभग, क्योंकि अगर तार आपने यूज किया है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, लेकिन आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो ये हमने अमीटर के बारे में 2-3 बातें पढ़ी। अब इसमें दुनिया का जनरल डाउट है कि भाई अमीटर को श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़, वो
हाँ, श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं, समांतर में क्यों नहीं जोड़ते। तो अगर समांतर क्रम में परिपथ में जोड़ दोगे तो आप ये जानते हो, जैसे यहां से ये दो तार गया है आगे, मतलब आगे सर्किट कंप्लीट है, ऐसा नहीं है। तो यहां से अगर ये आपने आई धारा दी है तो यहां से I1 धारा जा रही है, यहां से I2 धारा जा रही है। तो किसमें से धारा अधिक जाएगी, I1 अधिक होगी कि I2 अधिक होगी कि दोनों बराबर होगी, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इसका प्रतिरोध क्या है। अगर इसका प्रतिरोध उच्च है, और इसका प्रतिरोध निम्न है, तो धारा हमेशा आसान रास्ता चुनती है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट जैसे नाली में कचरा, मान लीजिए ये एक नाला था, इससे दो ब्रांच निकल गई नाली की, तो पानी यहां से अगर आपने डाला है तो ये किस नाली में ज्यादा जाएगा, तो आंसर है जिसमें कचरा कम होगा। कचरा अगर कम है तो इसमें पानी ज्यादा जाएगा, और अगर कचरा ज्यादा है तो इसमें पानी कम जाएगा। ऐसे ही अगर प्रतिरोध उच्च है तो यहां पे इस परिपथ में धारा कम जाएगी, और अगर प्रतिरोध निम्न है तो धारा अधिक जाएगी। ये पहली बेसिक बात है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो कि धारा कम और ज्यादा कैसे जाती है तो धारा कम और ज्यादा कैसे जाती है, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो अमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। तो मान लो ये अमीटर है, इसका मतलब अगर प्रतिरोध निम्न है तो ये अमीटर है, और आपने समांतर में जोड़ दिया मान लो, तो जो धारा है वो अधिकांश तो इधर से चली जाएगी ना, इस परिपथ से तो जाएगी नहीं, क्योंकि इसका धारा किधर जाएगी, जिधर प्रतिरोध कम होगा। तो अधिकांश धारा किससे निकल जाएगी, धारा मापी वो अमीटर से निकल जाएगी। तो अमीटर से अधिक मात्रा की धारा जाने के कारण अमीटर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, अर्थात जल जाएगा। इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में कहते हैं, मतलब जनरल भाषा में कहते हैं जल गया, फूक गया, और फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे कि अमीटर क्षतिग्रस्त हो गया, ओके, डैमेज हो गया। तो वो अमीटर क्षतिग्रस्त ना हो, इसके कारण उसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर ये धारा आई तो ये उतनी धारा जाएगी जितना उसका प्रतिरोध होगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा ऑलरेडी कम जाएगी, तो इसके कारण वो अमीटर सही एक तो मापन करेगा और वो क्षतिग्रस्त भी नहीं होगा। तो अब अमीटर की बनावट देख लीजिए बेटा। कुल मिला के अमीटर के बारे में हमने क्या बताया, ऐसा उपकरण जो वैद्युत परिपथ में धारा का मापन करता है अमीटर कहलाता है। इसका प्रतिरोध अल्प होता है और इसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। तो देखिएगा अब अमीटर बनाने की विधि। कुल मिला के धारा मापी की सहायता से अमीटर बनाया जाता है। तो ये रहा बेटा धारा मापी। अब इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार, ये शंट कहते हैं इसको, इसका प्रतिरोध कैसा होता है, अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं जिसे शंट कहते हैं। तो अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जो आपने धारा आई भेजी है टोटल, वो दो भागों में विभाजित हो जाएगी। यहां से जो धारा जाएगी उसको कहेंगे आईजी, और यहां से जो धारा जाएगी आर शंट, इसको क्या कहेंगे बेटा, आर शंट। तो इसको आई शंट, और इस रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करेंगे आरएस से। आरएस बोले तो शंट रेजिस्टेंस। अब ये शंट क्या है, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में, जैसे अगर सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं तो बाईपास कर दिया। मान लीजिए कि आपके मार्केट में भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो उससे एक साइड से रोड निकाल देते हैं। यहां भीड़ भाड़ एरिया है तो साइड से एक रोड निकाल दिया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो व्हीकल है वो उधर से जा सके, ठीक। तो इसीलिए इसको शंट कहते हैं, वहां पे फिजिक्स की लैंग्वेज में शंट बोलेंगे।
और अगर सिविल इंजीनियरिंग, ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है, तो सिविल इंजीनियरिंग में इसे क्या बोलते हैं, बाईपास। ऐसे ही आपने डॉक्टरी लैंग्वेज में भी सुनी होगी कि जैसे जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनकी बाईपास सर्जरी कर दी जाती है, तो बाईपास सर्जरी का भी यही रूल है बेटा। जैसे ये आपकी नस है, इसमें ब्लॉकेज है यहाँ पे, तो ब्लॉकेज है तो धीरे धीरे हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम आने लगी, तो यहां से एक नई नली आपके उसमें डाल दी जाएगी, यहां से ब्रेक करके इसको एक नई नली को आपको डाल दिया जाएगा। तो ये अब ये ब्लड इसमें से, इसका प्रतिरोध ज्यादा हो गया क्योंकि रुकावट है, तो जो ब्लड है इसमें से निकल के यहां फ्लो हो जाएगा, तो आपके हार्ट को थोड़ा सा आसानी होगी पंप करने में। तो ये हार्ट वाले में भी आपने सुना होगा बाईपास सर्जरी। तो कुल मिला के बाईपास क्या है, यही शंट है। तो एक निम्न प्रतिरोध का तार, धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार शंट जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार धारामापी की सहायता से अमीटर का निर्माण किया जाता है। अब ये पूरा उपकरण जो बन गया बेटा, यही उपकरण अमीटर है। तो इसमें आप देखिएगा जो धारामापी के सिरे पर विभवांतर है वो शंट के सिरे पर विभवांतर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में विभव का मान समान रहता है। तो कुल मिला के कहानी क्या है, धारामापी के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर ये बराबर होगा शंट प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। अच्छा आप देखिए आई जो आपने भेजा है वो दो भागों में विभाजित हो गई है, आई जी प्लस आई एस। तो धारामापी के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V बराबर आई आर, तो आई जी इंटू आर जी, कुल मिला के विभवांतर गैल्वेनोमीटर का बराबर होना चाहिए विभवांतर शंट का। तो V बराबर आई आर, तो आई जी इंटू आर जी बराबर आई एस इंटू आर एस, ये हो गया बेटा। अब अगर हम लोग आर जी फाइंड करना चाहते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो इसको निकालने का तरीका है, आर जी को यहां रहने दीजिए, आई एस अपॉन आई जी कर दीजिए इंटू, ये क्या लिख दिया, आई एस आर एस। तो अब आई जी अगर आपको आर जी फाइंड करना है तो आर जी इधर रहने दीजिए, आई एस अपॉन आई जी हो गया इंटू आर एस। अब आई एस के प्लेस पे यहां से आई एस इक्वल्स आई माइनस आई जी भी होता है, तो आई एस के प्लेस पे या आई जी के प्लेस पे आप, कुल मिला के सबसे मेन लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन ये है बेटा, इसी से सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ये तो फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम बना रहे हैं, इसकी कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती, यही सबसे मेन लाइन है। और उसमें एक लाइन आपको ये याद रखनी है कि जो ये धारा है यही दो भागों में विभाजित हुई है। बस इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज कर लीजिए, कोई सा भी न्यूमेरिकल आप इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखिए आई जी आर जी इक्वल्स आई एस आर एस, तो आई आर जी इक्वल्स ये फॉर्मूला आ गया, तो आर जी इक्वल्स, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आई एस के प्लेस पे आई माइनस आई जी लिख सकते हैं, आई माइनस आई जी अपॉन आई जी इंटू आर एस। तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आई अपॉन आई जी माइनस आई जी अपॉन आई जी, तो इसको 1 लिख सकते हैं इंटू आर एस। ये आर जी आ गया इतना ओम। कई बार इसको आप बुक में देखेंगे तो आई के फॉर्म में आंसर है, तो इस स्टेप को यूज करिए। एक फॉर्मूला वो बन गया बेटा, सबसे मेन फॉर्मूला ये है, मेन ये वाला। अब इससे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। इसको देखिए, आई जी अपॉन आई एस एक तरफ कर लिया और आर एस अपॉन आर जी एक तरफ कर दिया। अब आई के फॉर्म में आंसर देना है तो इसमें एक जोड़ दीजिए इस साइड में, तो उस साइड में भी एक जोड़ दीजिए। अगर आप इधर एक जोड़ रहे हैं, देखिए इधर एक जोड़ दिया तो इधर भी एक जोड़ देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब अगर दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई एस प्लस आई जी अपॉन आई जी, सॉरी आई एस इक्वल्स क्या हो जाएगा, आर एस प्लस आर जी
अपॉन आर जी। तो आई एस प्लस आई जी के प्लेस पे आप आई पुट कर सकते हैं, तो इसके प्लेस पे हमने पुट किया आई, और इस आई एस को उधर ले जाइए, आर एस प्लस आर जी अपॉन आर जी इंटू आई एस। तो शंट में जो प्रवाहित धारा है वो मूल धारा या मुख्य धारा, आई क्या है, यहां से धारा जा रही है मुख्य धारा के इतना गुना प्रतिरोध के होती है। ओके, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो आर एस अपॉन आर जी, आर एस अपॉन आर जी अपॉन आर जी 1 हो जाएगा, आई एस आई इक्वल्स। तो ये एम्पियर, मात्रक जरूर लिख दिया करें लास्ट में। तो ये भी एक तरीका फॉर्मूले का। लेकिन बेटा ये वाला फॉर्मूला आपको दिख नहीं रहा है बोर्ड पे, तो इसको देखिएगा, यहां लिख देते हैं अथवा करके, आई इक्वल्स, हम ऐसा कह रहे हैं आर एस अपॉन आर जी कर लीजिए और आर जी अपॉन आर जी कर दीजिए। तो आर एस अपॉन आर जी और आर जी अपॉन आर जी करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहां क्या बचा आई एस, ये और मात्रक हो गया एम्पियर। तो ये भी फॉर्मूला है बेटा, लेकिन काम का कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप मेनली याद कर लेंगे, तो यही फॉर्मूले से सारा फॉर्मूला जनरेट हुआ है। ये फॉर्मूला प्लस ये दोनों का यूज करके आप न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व कर देंगे। तो ये सब फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम में आ जाता है तो रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा। तो आरजी को इस आरजी का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आई का एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपके काम आएंगे। तो ये फॉर्मूला एक मेन फॉर्मूला है, अगर एग्जाम में आता है तो इसको शो करना पड़ेगा आपको, ये दिखाना पड़ेगा। तो ये आप एग्जाम के लिए ध्यान रखें, लेकिन अगर न्यूमेरिकल के पर्पज से याद कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये। ओके, तो ये अमीटर बनाने की क्रिया विधि हो गई बेटा। अब हम लोग वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं, तो इधर देखिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। देखिएगा बेटा, वोल्ट मीटर ऐसा उपकरण जो वैद्युत परिपथ में वोल्टता का मापन करता है या चालक के सिरों के मध्य विभवांतर का मापन करता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, और इसे परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसको परिपथ में कैसे संयोजित किया जाता है बेटा, समांतर क्रम में। अब वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, तो वोल्ट मीटर की बनावट ये देख लीजिए। कुल मिला के एक धारा मापी लिया हमने, ये धारा मापी है। पिछले बार हमने क्या किया था, ये जो धारा आ रही है इसके समांतर क्रम में जोड़ा था एक प्रतिरोध। अब की बार उसी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध RH मींस हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। तो A और ये B है। अब यहां समझना बेटा, ये मुख्य धारा आई, लेकिन यहां से जो धारा जाएगी वो IG जाएगी। ये समझने वाली बात है, समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि इसी दोनों एंड को उठा के परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ोगे। मान लो ऐसे सोचिए, ये परिपथ में जुड़ गया इस प्रतिरोध के समांतर में, ये प्रतिरोध था, इसी के समांतर में हमने इसको जोड़ दिया, तो कुछ धारा तो इसमें भी जाएगी ना। तो यहां से ये पूरी धारा इसी में ना जाएगी, आई वाली इसमें जाएगी और इसमें भी जाएगी। तो इसलिए आपको वहां पे ये दिखाया गया है, क्योंकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यहां से ये वाला भाग अभी दिखा नहीं रहे, लेकिन जो धारा जाएगी वो पूरी धारा उसी परिपथ में नहीं चली जाएगी। तो यहां से जो भेजी गई आई धारा है,
यहां से IG धारा जाएगी, तो यहां से यहां, तो AB के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, VAB इक्वल्स क्या हो जाएगा, I इंटू R, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा RG। तो R कितना है, तो टोटल R RG प्लस RH है। ओके, तो VAB अपॉन I कर दीजिए, VAB अपॉन I इक्वल्स RG प्लस RH, ये हो गया बेटा। तो अगर हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना हो तो RH इक्वल्स क्या हो जाएगा, VAB अपॉन I माइनस RG ओम, ये हो गया उच्च प्रतिरोध का मान। तो ये वोल्ट मीटर की बनावट थी बेटा। वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध का सूत्र आपने ज्ञात किया, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तब इसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो फॉर्मूला है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। वोल्ट मीटर की बनावट भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अमीटर की भी बनावट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।